अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए, अपने अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए या अपनी किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ को अप्लाई करती है, जिसमें हमारे पास फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर दी मेन टू पॉलिसीज़ के आती हैं। हम सबको ये बात पता है कि कंट्रीज़ हों या अपनी कोई भी किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें या मेंटेन रखने के लिए हमें बजट्स बनाने पड़ते हैं। आपकी ये बजट्स आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली ही बन रही होती है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो और आपके एक्सपेंडिचर्स लेसर हो तो हम इसे बैलेंस बजट कहते हैं। अगर इनकम हायर हो जाए और एक्सपेंडिचर्स लेसर हो तो सरप्लस बजट कहते हैं। और अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हायर हो और इनकम लेसर हो तो हम इसे डेफिसिट और फिस्कल बजट कहते हैं, विच मीन्स कि हमारे एक्सपेंसेस बहुत हायर हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी इनकम के लिए। सो इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस अप्लाई करती है, टैक्सेस को रिमूव करती है, मनी सप्लाई को बढ़ाती है, मनी सप्लाई को कम करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है या इंटरेस्ट रेट को कम कर रही होती है। सो अगर आपके पास किसी किस्म से अगर ये डेफिसिट बजट की सिचुएशन आ जाती है तो डेफिसिट बजट को कंट्रोल करने के लिए इनकम गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में या आपकी टेक होम सैलरी लेसर हो जाती है, सो डैट वो सिचुएशन को समवॉट कंट्रोल कर सकती हैं। याद रखिए कि हमारे पास दो तरह के टैक्सेस आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो हर सूरत में आपकी पास से डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम टैक्स, यानी जो कोई भी इनकम आपके पास आ रही होती है वो आपके इदारे की तरफ से उस अमाउंट में से इनकम टैक्स की अमाउंट रिड्यूस करके हमारे पास आ रही होती है। देन आपके पास इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स आता है। सेल्स टैक्स आपके पास सिचुएशन रहती है कि आपकी जो भी आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं उसके के थ्रू आपकी गवर्नमेंट आपसे वो टैक्सेस ले रही होती है। फिस्कल पॉलिसी आपकी करंट गवर्नमेंट की से कंट्रोल की जाती है। आपके पास जो भी इन पावर में रहे आपकी गवर्नमेंट में, वो इसको कंट्रोल कर रही होती है। और ये कंट्रोल चेंजेस किस में कर रही होती है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में एंड टैक्स कलेक्शन में चेंजेस करती हैं, ताकि आप इसको कंट्रोल कर सके, विच मीन्स कि वो चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो और नॉन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्री में प्रिवेल कर सके। हमारे पास इसमें दो तरह की आ जाती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में, जिसमें डिस्क्रिशनरी पॉलिसी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी कहते हैं। डिस्क्रिशनरी वो तमाम होती हैं जो ऑटोमेटिकली अगर नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल उसकी डिसीजंस के लिए एक बिल को या टैक्स की उस सिचुएशन को बिल प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली या हाउस ऑफ द लॉ जो भी इंचार्ज ऑफ हैं उनके अकॉर्डिंगली इसको पास करना ज़रूरी होता है। एंड नॉन डिस्क्रिशनरी विदाउट एनी नीड ये ऑटोमेटिकली अप्लाई की जा रही होती है सिचुएशन में। ये हमारे पास आ जाती हैं कि गवर्नमेंट की, जैसे भी हमने बात की कि ये आपकी कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स कलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए की जा सकती है। जैसे अभी हमने बात की कि ये हम प्रीवियसली कि आपके पास ये डिसाइड कर रही होती है कि ये सिचुएशन करंटली हमारे पास जब भी बजट बनाया जा सकता है या जब भी ये कंट्रोल कर होते हैं तो ये बात जहन में रख रहे होते हैं कि आपके पास कितनी कंट्री की स्पेंडिंग्स हैं, कितनी कंट्री की इनकम है और ये कहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टैक्सेस के थ्रू, टूल प्लाजाज के थ्रू, डिफरेंट गवर्नमेंट एंड लोन्स के अकॉर्डिंगली इनकम जनरेट कैसे कंट्री कर सकती है, या प्रिंटिंग मनी के थ्रू, और इसके कहाँ कहाँ से एक्सपेंडिचर्स हैं, विच मीन्स कि ये किस किस सेक्टर पे कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट को स्पेंड कर रही होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये अपने बजट्स बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिस्कल पॉलिसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। आपके बस अभी हमने बात की कि फिस्कल पॉलिसी में हमने अपनी दो तरह की फिस्कल पॉलिसी आ जाती हैं, जिसमें हमने कहा कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हम जब गवर्नमेंट अप्लाई कर रही होती है कि जब आपके पास रिसेशन की सिचुएशन आ रही हो, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए अपनी ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। यानी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, आपके पास रिसेशन का टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमने अपने बिजनेस साइकिल में पढ़ा था कि ये डिक्रीज आफ्टर फुल कैपेसिटी रह चुकी होती है आपकी, उसके बाद ये आपकी डाउनवर्ड साइड पे
शिफ्ट होने लगता है आपका बिजनेस साइकिल, यानी डिक्रीजिंग की लेवल पे आने लगता है, जिसको हम रिसेशन का नाम देते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। सो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई कर सकती हैं। अब इस पॉलिसी में सिचुएशन अभी जैसे प्रीवियसली स्लाइड पे मेंशन था कि हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल आउटपुट लेवल पे थी, जो हमारे पास Q1 सिचुएशन पे हमारे पास ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। बट ड्यू टू दी रिसेशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट कर गई है, यानी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अब ये हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रही है ये 490 यानी Q2 लेवल पे ये शिफ्ट हो गई है, एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई। अब इसकी रीजन हो सकती है कि आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है, लोगों के पास उतनी अमाउंट्स नहीं है कि लोग खरीद सकें चीज़ें। रिसेशंस की सिचुएशन है, हमारे पास अब लोगों की उतनी अमाउंट ही नहीं कि वो चीज़ें खरीद सकें। सो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई है आपकी इन्फ्लेशन की वजह से। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जब हम देख सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती है और अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर सकती है, ताकि एग्रीगेट डिमांड को वापस अपनी इस सिचुएशन से आउट कर सके, या रिसेशन की पोजीशन से उसको पुश कर सके इकोनॉमी को, सो डैट वो अपने वापस फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ रिस्टोर हो सके। हमारा एम क्या होगा कि जब ये डिफरेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी अप्लाई की जाएगी, ये वापस अपनी करंट सिचुएशन पे न्यू इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, जो हमारे पास जहाँ कहीं पे अभी वो क्रिएट कर रहा होगा वापस न्यू लेवल पर, और ताकि वो प्रीवियसली प्राइसेस में और जो हमारी आउटपुट है वो हमारे पास एक बेटर सिचुएशन पर आ सके, और वो कंट्री को या अपनी इकोनॉमी को इस सिचुएशन से बाहर लेकर जा सके। अब जिसकी वजह से जो पहली टेक्निक अप्लाई की जाती है वो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग की है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए जब वो अपनी डिफरेंट स्पेंडिंग को अप्लाई कर रही होगी, अपनी डिफरेंट चीज़ों को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रिवेल कर रही होगी, सो उससे हमारे पास जो ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड हमारी AD2 पर आ गई थी, ये ग्रेजुअली अपवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास किसी एक न्यू लेवल पर जनरेट आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड 2 पे, यानी ये वापस हमारी प्रीवियसली लेवल पर आ जाएगी, जिसकी वजह से हम अपनी सिचुएशन को इजीली इससे कंट्री को रिसेशन से बाहर कर सकते। अब ये कैसे कर रही होगी, ये हमारे पास गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेगी, रोड की बिल्डिंग करेगी, हाईवेज की बिल्डिंग करेगी, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर सेक्टर पे, यहाँ पे इसको इनिशिएटिव लेके इसको स्टार्टअप करेगी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल वो किसी मोटरवेज की या रोड्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है, उसके लिए वो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करवाएगी। सो आपके पास जिसकी वो पेमेंट देगी कंट्री के उन इंडस्ट्रीज को, वो जब आपके रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होंगे तब वो आपके पास उसकी प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट होगी, लोग उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ हायर करेंगे लेबर को, ताकि क्रिएट कर सकें। इसी तरह से अगर वो रॉ मटेरियल कहीं से मंगवा भी रही होती है, तो भी वो जिस लेबर को हायर करके रोड बनवाने के लिए अमाउंट करेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली वो लेबर्स हायर करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होगी, और ग्रेजुअली हमारे पास ये सिचुएशन वापस अपनी करंटली जिसमें थी प्रीवियसली स्टेट में वहाँ पर आने लगेगी, सो डैट हमारे पास की ये जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिसेशन स्टार्ट हो रही है ये रिमूव हो जाएगी। सो अब वो टैक्स में रिडक्शन किस तरह से करेगी कि वो हमारे पास डिफरेंट जो टैक्सेस के अमाउंट को ले रही थी पहले, फॉर एग्जांपल वो 10% टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट, तो रिड्यूस करके 5% कर जाएगी। जब 5% टैक्स होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टेक होम सैलरी ज़्यादा आएगी, टेक होम सैलरी ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा स्पेंड कर सकेंगे। सो एग्रीगेट डिमांड हमारे पास जो प्रीवियसली AD2 पर शिफ्ट आ गई थी, वो वापस हमारी एग्रीगेट डिमांड 1 AD1 पर वापस आ जाएगी, और इसका जो नेगेटिव गैप जनरेट हो रहा था 20 बिलियन का, ये भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। इस तरह से अपने टैक्स की रिडक्शन को करके ये गवर्नमेंट अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है, या फिर वो इन दोनों को कंबाइन भी अप्लाई कर सकती है ताकि आपकी ये सिचुएशन को रिमूव हो सकती है। देन हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आपके पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई की जा सकती है। ये आपकी एक्सपेंशनरी की ही एक जब हम एक्सपेंशनरी पढ़ते हैं, ये फिस्कल पॉलिसी की एक सेकंड टाइप है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और ये गवर्नमेंट अपनी
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई करती है, जिसमें वो अपनी स्पेंडिंग्स को डिक्रीज कर रही होती है एंड टैक्सेस को इंक्रीज कर रही होती है। जैसे अभी हमने अपने प्रीवियसली इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के जहां हमने बात की थी, वहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को वो अप्लाई की जा रही होती हैं। आपके पास इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जिसे हमने देखा है कि आपके पास आपकी मनी सप्लाई की में ये परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर सकती है। आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी एंड आपकी आई बटन में ये लेक्चर का लिंक होगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते होंगे। आपके पास जब ये इन्फ्लेशन आ रही होती है, ये आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल रहता है, जब जिसकी वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड 3 पे थी, ये आपके पास अपवर्ड मूव होकर एग्रीगेट डिमांड 4 पर शिफ्ट हो जाती है। यानी आपकी इन्फ्लेशन की वजह से ये आपकी हायर डिमांड में आने लगती है। आपके पास अमाउंट ज़्यादा होती है और गुड्स लेसर रहते हैं, तो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है चीज़ों की, जबकि इकोनॉमी की उतनी प्रोडक्शन लेवल नहीं हो सकती। सो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को डिक्रीज कर देती है एंड टैक्सेस को इंक्रीज करती है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर देती है ताकि ये सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। ऑब्वियसली जब वो उन्होंने आपकी टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, टैक्सेस हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे या हमारे पास ज़्यादा लोगों की टेक होम अमाउंट अब लेसर अमाउंट पे आने लगेगी, लोगों के पास लेसर अमाउंट होंगे, तब वो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड जो हमारी हायर साइड पे शिफ्ट हो गई है वो वापस बैकवर्ड साइड पे मूव कर जाएगी। आप उसको इजीली हम देख सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड लेवल यहाँ से मूव करके अपवर्ड साइड पे मूव किया था और ये हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन पे आ गई थी। ये जब हम ये वाली सिचुएशंस को अप्लाई कर रहे होंगे तो ये ग्रेजुअली आपकी टैक्सेस के इंक्रीज की वजह से ये वापस आपकी डाउनवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी ये प्रीवियसली लेवल पर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ना सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी बल्कि आपकी कंट्री की भी जो सिचुएशन है वो भी बेटर साइड की तरफ मूव करने लगेगी। यही इसी तरह से जब वो अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को भी वो कंट्रोल कर रही होगी, यानी उसने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शंस के लिए अपनी या कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाईवेज के ऊपर स्पेंडिंग को लेसर कर देगी, अपनी जो अपनी पेंशंस दे रही है ट्रांसफर पेमेंट्स को रिड्यूस कर देगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लेसर परचेजिंग पावर हो जाएगी, यानी आपके पास अमाउंट थोड़ी होगी, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो हायर साइड पे शिफ्ट हो गई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी लेफ्टवर्ड साइड पर। हमारे पास इसी जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है वो हमारे पास आती है पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास अनदर टूल है जिसे गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल इन्हीं सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई की जा रही होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे सेंट्रल बैंक के कंट्रोल की होती है, जिसको वो मनी सप्लाई यानी आपकी जो करंटली प्रिवेलिंग अमाउंट है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास अप्लाई की जा सकती है। आपके पास ये सेंट्रल बैंक इसको करता है और ये आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसको अपनी कंट्रीज अपनी मनी सप्लाई यानी जो कंट्री प्रिवेलिंग अमाउंट ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए अप्लाई की जा रही होती है। यह आपकी इसकी रीजन एम रहता है कि ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट और एक बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल किया जा सके। हम सबको पता है कि जो मनी है लिक्विड मनी या किसी भी सॉर्ट ऑफ की जो एसेट्स की हैसियत रखती है या मनी वेल्थ आपको ये फैसिलिटेट करने के लिए या तो लोग जनरली इसको एज अ एसेट के तौर पे रख रहे होते हैं, यानी ये इसको अपना एसेट समझते हैं ताकि हम फ्यूचर में इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, या फिर इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी ट्रांजेक्शन्स के तौर पे परचेजिंग और सेल परचेज के तौर पे इसको यूज़ कर। ट्रांजेक्शन्स डिमांड यानी आपकी जो मनी है जिसको आपके पास मौजूद है और वो आपको आइदर वंस इन अ वीक मिल रही हो, 2 वीक में मिल रही हो या आपको मंथली मिल रही हो, आप उस अमाउंट में जब आपको रिसीव होती है तो हाउस होल्ड्स या पब्लिक या पीपल अपने एक्सपेंडिचर्स को उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली खर्च करने के लिए, उसके अमाउंट के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करने के लिए मैनेज कर रहे होते हैं। आप आइदर आप उससे
बजट के फॉर्म में लिख रहे हो या आप उसे अपनी जस्ट मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन हर शख्स जब आपको इसको सैलरी मिल रही होती है तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करता है। आपके पास हाउस रेंट्स होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, अगर आपने लोन लिया हो तो वो मॉर्गेज की पेमेंट्स रहती हैं, लोन की रीपेमेंट्स रहती हैं आपकी, आपने अगर कोई हाउस या कोई गाड़ी या कोई भी बाइक परचेज की गई हो तो उसकी अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट्स है तो आप वो सारी चीज़ों में अपनी मनी को स्पेंड करते हैं। आपकी डेली ग्रॉसरीज के लिए रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए आप वहाँ पर अपनी अमाउंट को ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी ये जो मनी है उसको हम एज अ डिमांड या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए उसको आप अपने ट्रांजेक्शन्स डिमांड के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। देन हमारे पास एसेट डिमांड आ जाती है। एसेट डिमांड आपके पास वो सिचुएशन है कि जब कभी आपने जनरली जो लोगों को अमाउंट्स मिल रही होती है ये पूरी यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसका कुछ पोर्शन वो एज अ सेविंग के तौर पे या एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज़रूर होल्ड कर रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, लाइक आपकी लोग अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपके पास जो अमाउंट मनी है वो एक वैल्यू भी होल्ड कर रही होती है, जिसकी वजह से वो उस अमाउंट को अपने पास होल्ड करते हैं ताकि वो फ्यूचर में कोई ना कोई इस चीज़ से अपने सेविंग कर सकें या एक्सपेंस को किया जा सके। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है, और इन्फ्लेशन को अगर हम फॉर द टेम्परेरी तौर पे उसे इग्नोर कर दें तो आपकी जो करेंसी नोट है वो भी वैल्यू रख रही होती हैं और आप उसको लेटर ऑन एज जस्ट एज अ लिक्विड मनी भी से अपने सेव किया जा सकता है। बट ड्यू टू इन्फ्लेशन हमें ये बात पता है कि आपकी करेंसी नोट अगर आपने आज जस्ट अपने होम में रखी गई हो तो आज उसकी वैल्यू जितनी भी होगी लेटर ऑन उसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। अब हमारे पास आपकी डिफरेंट इसकी भी दो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। आप इस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। इस सिचुएशन में वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज कर जाती है, जिसके लिए आपकी इंटरेस्ट जिसके टूल हमारे पास हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को हायर कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट को हायर हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, विच मीन्स कि आपके पास ज़्यादा अमाउंट आपको इन रिटर्न देनी पड़ रही होगी, सो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा बोरोइंग के लिए, सो वो लेस अमाउंट को बोरो कर रहे होंगे। देन हमारे पास आ जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। गवर्नमेंट अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में यानी बाइंग एंड सेलिंग को हम कहते हैं कि जब वो अपने डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करवाती है तो उसे आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में यानी जब हायर इन्फ्लेशन हमारे पास आ रही हो तो उस केस में गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है ताकि मनी सप्लाई को वो रिड्यूस कर सके। अब वो किस तरह से करेगी? जब गवर्नमेंट को मनी सप्लाई अपनी कंट्री से रिड्यूस करनी होगी तो वो अपने डिफरेंट अपनी जो इनकी सिक्योरिटीज़ हैं लाइक टी बिल्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सो ऑल दैट को वो अपने मार्केट में लॉन्च कर देगी। वो उसमें से लोगों को इनकरेज करेगी कि या बैंक्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फर्म्स को इनकरेज करेगी कि वो ये सिक्योरिटीज़ पर बाय कर सकें। जब वो सिक्योरिटीज़ या ये फर्म्स अपनी गवर्नमेंट से बाय कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी कुछ अमाउंट्स देकर उसको गवर्नमेंट को देगी और वो सिक्योरिटीज़ को हासिल कर लेगी। यानी अब जो बायर है वो इन सिक्योरिटीज़ का ओनर हो जाएगा और उनकी जो भी अमाउंट थी वो गवर्नमेंट के पास पैसे चले जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में या कंट्री में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो इंटरेस्ट रेट को या डिस्काउंट रेट को हायर कर देगी, हमें पता है कि अगर आप अपने बैंक में कोई भी अमाउंट रखवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने बैंक में 100 रुपीज़ रखवाए होंगे तो उस 100 रुपीज़ में से कुछ अमाउंट आपके पास, अगर मैंने बैंक में 100 रुपीज़ रखा है तो इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपीज़ आपको स्टेट बैंक अपने पास वो रख रहा होता है। ये जिस रेट पर वो ये अमाउंट को डिसाइड कर रहे होते हैं यही रेट हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। यानी अपना स्टेट बैंक अपने गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं या जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं आपका, वो कमर्शियल बैंक से या आपकी जो भी पब्लिकली डीलिंग बैंक्स मौजूद हैं उनसे को एक रेट के ऊपर एक फ्यू अमाउंट वो रिसीव कर रहा होता है ताकि वो अपनी बैंक्स के पास या स्टेट बैंक के अमाउंट में रहे, वो अपने डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट आपकी चीज़ों में अप्लाई करता है, इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ये जिस रेट पे वो ये अमाउंट हासिल कर रहा होता है उसको डिस्काउंट रेट कहते हैं।
सो वो अपने इंटरेस्ट रेट को या डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर देगा, ताकि जब यानी पहले वो अगर सिर्फ 5 रुपीज़ ले रहा था तो अब वो उस 100 में से 10 रुपीज़ को या 20 रुपीज़ को वो अपने पास होल्ड करवाएगा। जब इन डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के पास लेसर रिजर्व रहेगा तो वो आगे से अपने कस्टमर्स को भी लेसर अमाउंट दे सकते होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास सिचुएशन में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को वो कंट्रोल करते हुए यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहेगा इस सिचुएशन में। अब हमारे पास आ जाती है इजी मनी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी। ये गवर्नमेंट आपके पास अप्लाई कर रही होती है जब गवर्नमेंट को रिसेशन को कंट्रोल करना होता है, या वो ये प्रीव्यू कर रही होती है या एंटिसिपेट कर रही होती है कि कंट्री में रिसेशन की सिचुएशन आने वाली है, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये इजी मॉनेटरी पॉलिसी या आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करवाती है, जिसकी वजह से वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देती है, ताकि हमारे पास जीडीपी एक्सपैंड हो सके या जीडीपी हमारे पास इंक्रीज हो सके। अभी हमने देखा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कहती है कि वो गवर्नमेंट अपने जिन सिक्योरिटीज को उसने लॉन्च किया गया होता है वो उसको वापस खरीद लेती है, यानी अब वो कहती है कि अब हम ये जो सिक्योरिटीज हैं, हमारे टी बिल्स हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे थे, ये अब हम वापस ले रहे हैं। सो यू कैन बाय दीज एंड गेट योर मनी बैक। यानी जब जिन लोगों ने मनी सप्लाई को अपनी प्रीवियसली स्टेट में जब हमने देखा था कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए उसने लोगों से खरीदवाए थे या लोगों से अपने सिक्योरिटीज को बेचा था, लोगों ने खरीदी थी, लोगों के पास सिक्योरिटीज आ गई थी और गवर्नमेंट के पास अमाउंट पैसे आ गए थे। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी वही सिक्योरिटीज जो उन्होंने कभी प्रीवियसली लॉन्च की गई होती हैं, वो ये कहते हैं कि अब आप ये हम सिक्योरिटीज वापस ले रहे हैं, आप जिन लोगों ने खरीदी हैं सिक्योरिटीज वो हमसे ये वापस अपने पैसे आकर ले जाए। आपके पास वो इस सिचुएशन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अपनी उन सिक्योरिटीज को वापस बाय कर लेती है। इसी तरह से वो अपने जब डिस्काउंट रेट्स जो उनके पास आते हैं जिसको उन्होंने हायर किया होता है उसको वो रिड्यूस कर देती है। यानी अगर आपके पास पहले वो सिर्फ 20 रुपए अपने अमाउंट के लिए रखवा रहे थे एज अ स्टेट बैंक में सिक्योरिटी के तौर पे, तो अब वो सिर्फ 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ को रखवाएंगे, वो अपना वो डिस्काउंट रेट को डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ज़्यादा रिजर्व रहेगा, वो लोगों को ज़्यादा मनी या ज़्यादा लोगों को बोरोइंग के तौर पर पैसे दे सकते होंगे। इसी तरह से वो इंटरेस्ट रेट भी जो बैंक्स के पास इंटरेस्ट रेट होता है वह जिसके तहत वो काम करते हैं, लोगों को लेंडिंग देते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं या लोगों का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को भी वो रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इंकरेज करेंगे कि लोग बैंक से लोन ले सकें और वो अमाउंट पे वो इजीली वापस कर सकते होंगे। हमारे पास इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई को रिड्यूस करने से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ताकि लोग इंकरेज होते हैं और फिर अपनी ज़्यादा स्पेंडिंग के लिए कर सकते होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिसेशन की सिचुएशन से वापस नॉर्मल सिचुएशन पे कंट्री आ जाती है। ये हमारे पास दोनों पॉलिसीज़ का कंपैरिजन है, आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट अपनी एक एक्सचेंज रेट पॉलिसी को भी अप्लाई कर रही होती है। एक्सचेंज रेट पॉलिसी हमारे पास विच मीन्स कि आपने कंट्री में कौन सा एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रहा होता है। आपके पास फिक्स एक्सचेंज रेट आप वो कहते हैं, इसको नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, जो अपनी जब भी आप अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तब हम ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट को यूज़ किया जा सकता है। यानी ये वो एक्सचेंज रेट है जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफिशियली लॉन्च कर रही होती है अपनी फॉरेन करेंसी के या फॉरेन बास्केट ऑफ करेंसी, जो कोई भी हमारे पास सेट ऑफ करेंसीज के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम अपने एक फिक्स्ड रेट लॉन्च कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर हम ये कहते हैं कि आपके पास $1 इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्विवेलेंट है, ये जो हम रेट डिसाइड कर रहे होते हैं ये आपकी सेंट्रल या मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ को ही मेंटेन किया जा सकता है, सो डैट कि आपके पास जितने भी बैंक में या कंट्री में रिजर्व्स हैं उसको फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको कंपेयर कर सके या उसका एनालिसिस किया जा सके। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है कि डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली उस रेट को मैनेज कर रही होती हैं, यानी फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपके पास बेटर वर्क कर रही होती हैं उस सिचुएशन में
जब आपके पास एक स्टेबल इकोनॉमी हो, हम वहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। सो ये 3 डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जिसको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करने के लिए, एक स्मूथ एंड स्टेडी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए ही अप्लाई की जा सकती है। याद रहे कि हमारे पास कभी भी जो भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, ना ही वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहती है। हमारे पास जब कभी इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास हमेशा अप एंड डाउन की सिचुएशन में, यानी वो सम वॉट इस तरह से मूव करके हुए प्रिवेल कर रही होती है। जब तक कोई भी कंट्री में चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा सकता होगा, तो हमारे पास कोई भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल नहीं कर सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट्स में और डिफरेंट हमारी जो एजेंसीज़ हैं या हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ऑल द टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करते हुए अप्लाई करते हैं। हम उनके बीइंग एंड सिटीजन्स, हम उनके रिजल्ट्स आफ्टर सम टाइम देख रहे होते हैं, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स इस चीज़ के नहीं मिल रहे होते। सो आई आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है तो वो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।